नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेवीटी एंट्रेंस टेस्ट 2019 का सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और आप सभी को पता है इसमें बेसिकली 4 पोर्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो है जीके है। जीके की बात करूं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके सब कुछ इंक्लूडेड होता है। दूसरा पार्ट जो है वो होगा हिंदी, तीसरा पार्ट इंग्लिश और चौथा पार्ट मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग। तो 100 क्वेश्चंस में से ही आपको अच्छे से मार्क्स लेने होते हैं, तभी आपको सरकारी सीट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी आशा करता हूँ, और आपने प्रोस्पेक्टस वगैरह इसका फिलअप कर लिया होगा। कोई भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्स चल रहा है जेवीटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इसमें दोस्तों आपको इस तरीके से तैयारी करवाई जाएगी कि आपकी सरकारी सीट जो है ये पक्की हो जाए। तो कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, इसके लिए ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है जीके का है, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का सतुद्री। ठीक है, आप साथ में खुद को चेक भी कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट खुद करते हुए वीडियो को पॉज करके, कि पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनमें से आपको कितने आते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो दोस्तों एचपी जीके का काफ़ी बड़ा रोल रहता है इस एग्ज़ाम में, तो आपको ये याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो है रेणुका झील, सिरमौर जिले में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे शुष्क स्थान है जहां बारिश काफ़ी कम होती है और सबसे ज़्यादा तो धर्मशाला में होती है, आपको पता ही होगा। हिमाचल में सबसे कम बारिश होती है दोस्तों कहाँ पे? स्पीति में। बर्फीला रेगिस्तान यहाँ पे स्थित है। उसके बाद दोस्तों भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? अगर आपने पटवारी का एग्ज़ाम दिया हो तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिपीट होते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन पेपर्स भी ज़रूर देखिए, उनको सोल्व करिए। भारत में पहली ट्रेन शुरू की गई थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853, तो इसको याद रखना। मुंबई से ठाणे ये चली थी और उस समय लॉर्ड डलहौजी क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो ये देश है दोस्तों बेल्जियम। बी इज राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 3 सदस्य चुने जाते हैं और 4 सदस्य जो हैं ये एमपी होते हैं, बाकी 68 विधानसभा की सीटें हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो एक क्वेश्चन ट्रॉफियों से संबंधित आ जाता है, खेलों का। संतोष ट्रॉफी जो है दोस्तों ये फुटबॉल की ट्रॉफी है और काफ़ी फेमस है। ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित होंगे? तो कोविड-19 के चलते दोस्तों जो ओलंपिक्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली पोस्टपोन होंगे, यानी कि 2021 तक जा सकते हैं या फिर इससे भी आगे। हालांकि 2020 में ये होने थे कहाँ पे? टोक्यो, जो कि राजधानी है जापान की। तो डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो फुल फॉर्म करोड़ों बार पूछी जा चुकी है, NAARM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हिंदी में से बोला जाता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी है ये, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। दोस्तों OMR की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़िए। OMR की फुल फॉर्म जो है दोस्तों ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ठीक है। और दोस्तों हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए पेड क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछिएगा किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उसका पेड क्रैश कोर्स अवेलेबल है या नहीं, ठीक है।
तो OMR की फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हाल ही में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं उनको अच्छे से देखना। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो है हर साल मनाया जाता है 7 दिसंबर को। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रेशन डे। ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो दिवस जो हैं 2 या 3 पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, हालांकि पेड क्रैश कोर्स में आपको ये सब कुछ मिलेगा। दोस्तों एक फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी, तो इसका निर्देशन किसने किया है, यानी कि डायरेक्टर कौन थे इसके। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, विधु विनोद चोपड़ा, नाम याद रखना। 1942 अ लव स्टोरी तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, ये हैदराबाद में है। पहले ये राजधानी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन 2024 तक अमरावती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है दोस्तों कहाँ पे, ब्राज़ील में। उसके बाद नेक्स्ट है कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों के प्राचीन नाम, वैदिक नाम, ये सब कुछ पढ़ने हैं। बिल्कुल सही आंसर है यमुना। यमुना नदी को बोला जाता है कालिंदी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है 5 प्रमुख नदियों में से, जो कि सिरमौर जिले में बहती है। शोंग टोम कड़छम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि किस नदी के ऊपर ये स्थित है, बाकी आपको ये बताना है कि ये किस जिले में पड़ता है। शोंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना किस जिले में है अभी बताइए, और सतलुज नदी के ऊपर ये बनाई गई परियोजना है। हिमाचल विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सत्यानंद स्टोक्स की बहू, नाम है विद्या स्टोक्स, ठीक है। तो ये पहली महिला स्पीकर बनी थी हिमाचल विधानसभा की। सत्यानंद स्टोक्स जो हैं, इनका पूरा नाम था सैमुअल स्टोक्स। बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया था ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में। तो इनकी बहू हैं विद्या स्टोक्स, आप जानते होंगे इनको। बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था। दोस्तों बिलासपुर पहले पार्ट सी स्टेट था, जैसे हिमाचल था। आज़ादी के बाद काफ़ी सालों बाद, यानी कि 1954 में बिलासपुर जो है ये हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज हुआ था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आई थिंक 5वां ये ज़िला बना था हिमाचल प्रदेश का, 5वां या 6ठा, आप देख लेना इसको। मंडी राज्य का संस्थापक कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1526-27 ईस्वी में अजबर सेन ने स्थापना की थी मंडी स्टेट की, तो इसको याद रखना। हालांकि यहाँ पे मंडी स्टेट की जगह मंडी टाउन होता तो बेटर होता, ठीक है, क्योंकि मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन ने। 1939 में धामी आंदोलन के नेता कौन थे। तो 1939 में धामी आंदोलन हुआ था काफ़ी तगड़ा, वहाँ राणा था दिलीप सिंह, तो उसके अगेंस्ट भागमल सोठा उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे, इनको जेल में डाला गया। तो आंदोलनकारियों ने वहाँ पे काफ़ी हंगामा किया, और जो राणा था दिलीप सिंह, उसने ऑर्डर्स दे दिए कि गोलियां चला दो। 1 या 2 लोगों की मृत्यु भी हुई थी इसमें। ऑल इंडिया लेवल पर ये दोस्तों खबर पहुंची थी। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तियों को भी भेजा था यहाँ पे जांच करने के लिए एंड सो ऑन। तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, फर्स्ट इन हिमाचल ये टॉपिक होता है।
जो भी चीज़ें हिमाचल में पहली बार हुई हैं इनको अच्छे से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एस चक्रवर्ती ये पहले राज्यपाल थे, यानी कि 1971 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1948 में हिमाचल प्रदेश चीफ इलेक्ट कमिश्नर्स प्रोविंस बना था। उसके बाद 1950-51 में केंद्र भाग सी स्टेट बना। 1956 में हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। और 1966 में दोस्तों कांगड़ा, शिमला, ये सब एरियाज़ जो हैं पंजाब के हिमाचल के साथ मर्ज किए गए और 1971 18वां राज्य बना था भारत का हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट गवर्नर उसी टाइम बने थे एस चक्रवर्ती। अब दोस्तों 25 क्वेश्चंस जीके के तो हो गए कंप्लीट। अब हम हिंदी के 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना, ऐसे ही व्याकरण पूछा जाता है हिंदी का बार बार। ए का उच्चारण स्थान है, ये ए ऐनक वाला है। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, हमें कंबाइंडली देखना पड़ता है, क्योंकि ए जो है इसमें आपको पता ही है कि कंबाइंड होता है सब कुछ। तो इसमें कंठ, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से देखना होता है कैसे ये कंबाइन होता है। इन दोनों चीज़ों से ये बनता है, ठीक है। तो कंठ तो हो गया इनका, और तालु जो है ये इसका हो गया। तो उस तरीके से आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। डी इज़ राइट आंसर, कंठ तालु। दोस्तों थोड़ा खाओ खूब पचाओ क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें दोस्तों हमें भेद दिखाई दे रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कम, थोड़ा, ज़्यादा इत्यादि परिमाणवाचक में आते हैं और क्रिया विशेषण खूब पचाओ, ठीक है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ, हम हाथ कब मलते हैं दोस्तों, जब कुछ ऐसी चीज़ घटित हो जाती है जिससे हमें पछताना पड़ता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हाथ क्यों मल रहे हो, यानी कि पछता क्यों रहे हो। ब्रिकोदर समास है, ब्रिकोदर जो है दोस्तों इसका मीनिंग कुछ और निकल के सामने आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुव्रीहि समास है। इसमें क्या होता है, जैसे लंबोदर, लंबा हो जिसका ओदर, यानी कि भगवान गणेश की बात हो रही है। तो इस तरीके से बहुव्रीहि समास देखिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। निम्न शब्दों में द्वित्व व्यंजन है। तो ये जो द्वित्व व्यंजन होते हैं दोस्तों, इनमें हमें डबल देखने को मिल जाता है। जैसे कोई भी एक तरह के हैं, ठीक है, तो उनको जब हम डबल कर देते हैं, जैसे पब्बर नदी है हिमाचल में, तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये हो गया द्वित्ज व्यंजन। तो खद्दर, यहाँ पे आधा दो है फिर पूरा दो है। तो इस तरीके से देखिए। वर्गों में महाप्राण है, महाप्राण वो होते हैं जिसमें काफ़ी प्राण लगते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ञ। तो इसमें दोस्तों क्या है, ये जो दूसरा है और ये जो चौथा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राण लग रहे हैं, तो ये है महाप्राण। तो ये जो ए ऑप्शन है थ, त, थ, द, ध, तो इसमें थ और ध, इनमें महाप्राण लग रहा है। तो ए इज़ राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपको समझने हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से जहाँ पे आपको बिंदी देखने को मिल जाती है किसी अक्षर के नीचे, ताड़नजात चिन्ह इन्हें कहते हैं। तो फ जो है इसको हम बोलेंगे आगत व्यंजन, ठीक है। तो ये इज राइट आंसर। महर्षि का संधि विच्छेद करोड़ों बार पूछा जा चुका है। संधि विच्छेद अच्छे से देखना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा ऋषि जो महान हो, यानी कि महाऋषि, तो इस तरीके से करिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रवीण बड़ी चतुर है, में बड़ी है, ये जो बड़ी है ये क्या है, तो दोस्तों चतुर आप कह सकते हैं एक क्रिया है।
तो इसकी विशेषता बता रहा है बड़ी ये जो शब्द है, तो क्रिया विशेषण। ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें दोस्तों रूपक अलंकार है। अलंकारों को पढ़ लेना, छंद होते हैं, रस होते हैं, ये आते हैं। अव्यय के भेद हैं। अव्यय कौन से शब्द होते हैं दोस्तों? जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर इनका जो भाव है ये बदलता नहीं है, चाहे आप इसे स्त्रीलिंग में जोड़ो या फिर पुल्लिंग में जोड़ो। तो अव्यय जो हैं ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो डी इज़ राइट आंसर। अच्छे से पढ़ लेना अव्यय क्या होते हैं और कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं। कलानिधि का पर्यायवाची है। अब दोस्तों आपको कुछ एक पर्यायवाची बता रहा हूँ, उनको अच्छे से पढ़ लेना। पहला तो हो गया बादल, ठीक है, इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद हो गया सूर्य, उसके बाद हो गया चंद्रमा, उसके बाद हो गया कमल। ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची हर साल पूछे ही जाते हैं। तो कलानिधि जो है इसका पर्यायवाची होता है राकेश, और राका जो है इसको बोला जाता है रात, और रात यानी कि रात का ईश भगवान, रात का भगवान तो सिर्फ चंद्रमा ही है, राकेश। तो उस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद अक्षी शब्द है। अक्षी जो है ये सीधा दोस्तों उठाया गया है कहाँ से? संस्कृत यानी कि मूल भाषा से। तो ओबियसली ये क्या है? तत्सम। इस तरीके से देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव में विशेषण होता है और विशेष्य होता है मुख्य रूप से। तो इसमें जो आप देख रहे हो भरपेट, ये एक अव्ययी भाव है, ठीक है। पेट है विशेष्य और इसका विशेषण है भर, यानी कि ऐसा पेट जो भरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था परिमाण कुछ एक, थोड़ा, इतना लीटर, इतना किलो एंड सो ऑन। तो परिमाण वाचक विशेषण जो है 10 लीटर दूध जिसे हम नाप तोल सकते हैं तराजू से, तो परिमाणवाचक विशेषण इसे ही कहा जाता है। उसके बाद है यह समस्या अत्यंत कठिन है। में अत्यंत क्या है? तो ये जो अत्यंत है दोस्तों ये एक प्रविशेषण है, ठीक है, क्योंकि कठिन जो है ये या तो संज्ञा है या तो विशेषण है। तो इसकी विशेषता बता रहा है अत्यंत शब्द। तो ऐसा शब्द जो दूसरों की विशेषता या फिर विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो मंद मंद क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी लड़की है जो मुस्कुरा रही है, लेकिन कैसे मुस्कुरा रही है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि विशेषण की भी ये विशेषता बता रही है। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? स्रोत के आधार पर दोस्तों 5 भेद हैं शब्द के। इनको देख लेना कौन कौन से हैं। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं डिस्कस कर देता। लुंठित व्यंजन छांटिए। लुंठित व्यंजन जो है दोस्तों ये सिर्फ र है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप रो बोलेंगे आपकी जीभ जो है ऐसे ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी बड़ी जल्दी जल्दी। तो लुंठित व्यंजन रो है, इसे देख लेना। उसके बाद देवालय में कौन सी संधि है? देव जमा आलय, तो इसमें दोस्तों दीर्घ संधि है, ठीक है। अ और आ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनको जब जोड़ेंगे तो देवालय ऐसे बनेगा। तो इससे हमें ये सामने दिख रहा है कि दीर्घ संधि हो जाएगी। तो संधियों को अच्छे से पढ़िएगा। ध्यान मग्न में समास है। ध्यान मग्न में समास हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तत्पुरुष। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और पहला नहीं। तो इसमें क्या है? मग्न, ये एक प्रधान शब्द है और ध्यान जो है इसमें प्रधान नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, बी इज़ राइट आंसर।
पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग है? तो यहाँ पे कारक हमें दिख रहा है अपादान कारक। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कारकों को जरूर पढ़ के जाइएगा। कर्ता ने कर्म को करण से एंड सोन, इस तरीके से हम पढ़ते थे बचपन में। तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं में निपात है। तो इसमें निपात जो है दोस्तों वो है तक, ठीक है, ये वाला निपातों को भी पढ़ना। रिज का विलोमार्थी शब्द है। रिज जो है दोस्तों इसका मतलब होता है बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है वक्र, ये क्या होगा? इसका विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द जो कि टेढ़ा मेढ़ा हो। अब दोस्तों 25 क्वेश्चंस हमने हिंदी के डिस्कस कर लिए, 25 क्वेश्चंस जो हैं इंग्लिश के होंगे। इनको बड़े ध्यान से देखना क्योंकि इंग्लिश का व्याकरण वगैरह, इंग्लिश का ग्रामर इसमें पूछा जाता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि वोकैबुलरी वगैरह पूछी जाती है। यंग वन ऑफ शीप, भेड़ का बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लैम्ब, मेमना। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। द पेशेंट वाज डैश वीक टू मूव। अगर बात हो रही है कोई ऐसा मरीज है जो कि इतना कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकता, तो इसके लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा याद रखिएगा टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ में नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है, मरीज जो है इतना बीमार है कि वो चल भी नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है डैश ऑफ कैटल। अगर दोस्तों पशु जो होते हैं, मवेशी जो होते हैं, उनका झुंड जो है उसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं हर्ड, ठीक है। फ्लोक पक्षियों का झुंड जो कि बैठा होता है कहीं पे, अगर पक्षियों का झुंड उड़ रहा हो तो उसे फ्लाइट कहते हैं। तो इस तरीके से देख लेना। क्रोड जो है इसे हम भीड़ बोलते हैं और ग्रुप तो जनरली हम ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे सिनोनिम हमें फाइंड आउट करना है एंग्री का। एंग्री वो होता है, इंसान हो सकता है कोई भी जो काफ़ी गुस्से में हो, उत्तेजित हुआ हो, तो उसे हम फ्यूरियस भी कह सकते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें कितने उत्तेजित वो ड्राइवर्स थे सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट है ही डिवाइडेड द वर्क डैश द वर्कर्स। कोई एक व्यक्ति है, उसने काम जो है बांट दिया, जो भी मजदूर वगैरह थे, कामगार थे उनमें। तो यहाँ पे अमंग होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि एक वर्कर है या दो वर्कर हैं। अगर दो होते तो बिटवीन यहाँ पे आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा, तो अमंग यहाँ पे आता है। आपको पता भी होगा, बी इज राइट आंसर। आई शैल रिटर्न डैश अ वीक। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इन, ठीक है। यानी कि एक हफ्ते के अंदर आऊंगा, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के बाद आऊंगा। एंड सो ऑन। हिज फादर डील्स डैश क्लोथ्स। उसका पिता जो है ये दोस्तों क्लोथ्स क्या करता है? ये बेचता है। तो इन, डील्स इन, बेचना। ये याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ को डील करते हैं, उसको बेचते हैं, तो इन का इस्तेमाल आता है। अगर किसी चीज़ से हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं तो विद आता है। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स में चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में चेंज होते हैं, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग देखी जाती है, ठीक है। हु इज़ कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है? तो दोस्तों इसको कैसे चेंज करेंगे? बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, किसके द्वारा आपको बुलाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको कौन बुला रहा है, और यहाँ पे चेंज कर दिया हमने, किसके द्वारा आपको बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को। उषा वन अ रेस, उषा जो है उसने दौड़ को जीत लिया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे?
उषा जाएगी ऑब्जेक्ट्स में, रेस जाएगी सब्जेक्ट में। ए रेस वाज वन बाय उषा, ठीक है। और ये वन है तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे बाज हम इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस होता तो इज इस्तेमाल होता। तो इस तरीके से भी देखना पड़ता है टेंस वगैरह भी। करेक्टली स्पेल्ड हमें फाइंड आउट करना है इन 4 ऑप्शंस में से। और प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब होता है उच्चारण। तो दोस्तों ये जो PRONUNCIATION है, बिल्कुल सही स्पेलिंग्स हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से देखना। अकर्ड, अकर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ होना। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और अकर्ड की बिल्कुल सही स्पेलिंग्स हैं सी ऑप्शन, OCCURRED। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, चाहे तो आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो मैसेज करके ज़रूर आप ले लीजिएगा 9816401767। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है वोकेशन का। वोकेशन क्या होता है? जो भी हम काम वगैरह करते हैं उसे वोकेशन कहते हैं। यानी कि मैं टीचर हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो मेरा वोकेशन है वीडियोस बनाना। तो हम इसे ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं। तो सी इज़ राइट आंसर, जो कि इसका सिनोनिम है। इम्पीरियस, इम्पीरियस का मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर ऐसा काम करते हैं कि इन फ्यूचर हमें वो प्राउड महसूस करवाए, गर्व हो जिस चीज़ के ऊपर। इम्पीरियस कोई वस्तु हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, तो यानी कि प्राउड, ठीक है, इज राइट आंसर। उसके बाद फॉलो, फॉलो का हमें क्या करना है? ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉलो का मतलब क्या होता है। फॉलो का मतलब होता है किसी का पीछा करना। अगर मैं यूट्यूबर हूँ, मैं टीचर हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर फॉलोअर्स, जो कि मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हैं। लीड का मतलब होता है किसी को ले जाना आगे, यानी कि मैं लीडर हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ, मेरा वीडियो आ रहा है, आप क्या हैं? फॉलोअर, जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ऑपोजिट मीनिंग यही होगा, फॉलोअर लीडर हम बोलते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को आदर सत्कार किसी का करना। और ऑर्डिनरी मतलब किसी को साधारण रूप से समझना, किसी को स्पेशल नहीं समझना। अब हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब दोस्तों बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे शेक्सपियर जो है ये एक नाउन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर्टिकल आएगा कोई ना कोई, द आएगा या फिर अ आएगा या फिर एन आएगा। तो इज जो है ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई सिंगुलर है। सिंगुलर में द का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि शेक्सपियर वो ऑब्वियसली है, सिर्फ बोला जाता है लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एन का इस्तेमाल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अ या फिर मैं बात करूं ई की या फिर आई की या फिर ओ की या फिर यू की, अगर ये वाली टोन आती है किसी शब्द में बोलने के लिए, तब जाके हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सही आंसर होगा ए, यानी कि बी इज, यानी कि ए इज राइट आंसर। तो इस तरीके से देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम फाइंड आउट करना है प्राइड का। तो प्राइड होता क्या है? प्राइड का मतलब होता है गर्व होना, ठीक है। तो यहाँ पे किसी से अगर हम गुस्सा हो रहे हैं, कोई हमारा शत्रु है, तो उसे हम ह्यूमिलिटी की नज़र से देखते हैं। तो सी इज राइट आंसर, यानी कि दुश्मनी की नज़र से किसी को देखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो 4 ऑप्शंस हैं, 3 जो होंगे बिल्कुल सही स्पेलिंग्स होंगी और एक की स्पेलिंग सही नहीं है, एनिवर्सरी। और दोस्तों ये मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, एनिवर्सरी की स्पेलिंग्स आपको कमेंट करके बिल्कुल सही लिखनी है। हालांकि आजकल
जो कीबोर्ड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सही स्पेलिंग्स बता देते हैं। फिर भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, देखता हूँ कितने सही आंसर आते हैं आपके। हमें ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है दोस्तों, किसका? शैलो का। और शैलो का मीनिंग होता है दोस्तों कोई भी चीज़ जो बिल्कुल सामने हो, इतनी ज़्यादा गहरी ना हो। तो ओबियसली डीप जो है, जो कि काफ़ी गहरा होता है, चाहे लंबाई के हिसाब से बात करूं, कोई फीलिंग गहरी हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए, फोक्स, फोक्स का मतलब होता है लोमड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जेंडर क्या होगा? दोस्तों लोमड़ा जो है उसे हम बोलते हैं विक्सन। तो इस तरीके से देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमें वॉइस चेंज करनी है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इस सेंटेंस की। तो टाइम जो है ये बनेगा सब्जेक्ट, और आगे आप देख लो। तो सबसे पहले ये एक अलग तरीके की चेंज ऑफ वॉइस होती है, इसको बड़े ध्यान से देखना। लेट का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें सेम मीनिंग फाइंड आउट करना है एम्बिशन की तरह। एम्बिशन का मतलब होता है कोई भी आपकी जो इच्छा होती है, कोई भी कामना होती है, तो एम्बिशन का बिल्कुल सेम यहाँ पे मीनिंग डिज़ायर है, ठीक है। जो भी आपकी डिज़ायर होती है उसी को हम एम्बिशन बोलते हैं। सिनोनिम फाइंड आउट करना है बेंट का। बेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ की शुरुआत करना, तो ओपनिंग इसका बिल्कुल सही सिनोनिम है। इंग्लिश इज़ नॉट डैश इजी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ई मैंने आपको बताया था ऐसे आ रहा है, तो ओबियसली यहाँ पे एन का ही इस्तेमाल होगा, चाहे ए हो या फिर ई हो, आई हो, यू हो, ओ हो, यू हो। तो यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल करते हैं, तो बी इज़ राइट आंसर। इस तरीके से देखिए। अब बाकी 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हैं, ये पीडीएफ फाइल में आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, और पेड क्रैश कोर्स की डिटेल भी लीजिएगा। काफ़ी कम फीस कर दी गई है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। बाकी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।